अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं आपको इंशाल्लाह पूरी आपकी 9th क्लास की बायोलॉजी वर्ड टू वर्ड कवर करवाऊँगी और उम्मीद है कि आपको हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगी। एक्चुअली बोर्ड में जो लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हैं और जो लोग मुस्तकबिल में मतलब मैट्रिक में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं और फिर आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आगे मतलब डॉक्टर वगैरह बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक एक लाइन पढ़ें, एक एक वर्ड बुक का पढ़ें, क्योंकि पेपर आपको कहीं से भी बन के आ सकता है। ठीक है। और एग्जामिनर भी जो होते हैं बोर्ड वाले, वो बुक का एक एक वर्ड चेक कर रहे होते हैं। उन्होंने सामने बुक्स खोल के रखी होती हैं और वो बुक्स से टैली करके आपका ना पेपर चेक कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाने का मकसद ये है कि आप वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो वर्ड टू वर्ड याद करेंगे। आपने रट्टा नहीं मारना, क्रैम नहीं करना। आपने क्या करना है कि वर्ड टू वर्ड चीज़ों को पहले समझना है और फिर वर्ड टू वर्ड याद करना है, क्योंकि हमें अच्छे नंबर भी तो लेने हैं ना। क्योंकि आप अच्छे नंबर लेंगे, अगर आपको सिर्फ समझ आ गई और आप याद नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा। ठीक है। जब आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो हमें अच्छा सा पहले समझना है और समझ के फिर उसे अच्छे तरीके से याद करना है और याद करके पेपर में जाके उसको इसी तरीके से लिख देना है। क्योंकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम का यही अलमिया है कि वो लोग ऐसी, जिस तरह ये एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, हमें भी उसी तरह चलना पड़ेगा। जो लोग जिस तरह वो पेपर चेक करते हैं, तो हमें भी उसी के मुताबिक अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँ, क्योंकि जब मैं खुद पढ़ती थी तो मुझे बहुत मुश्किल पेश आती थी और मैं चाहती थी इस तरह कि मुझे कोई यूट्यूब चैनल ऐसा कोई मिले जो वर्ड टू वर्ड पढ़ाता हो, जो मेरी पढ़ने मतलब ज़ाहिर सी बात है कि आप एक ही दम उर्दू मीडियम से, ये कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं या अगर कोई इंग्लिश मीडियम से भी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो इतनी मतलब फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होते, तो उन्हें शायद इंग्लिश समझने में मुश्किल पेश आ रही होती है। इसलिए मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाने की बजाय उर्दू में आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगी। आपको अंदर निमोनिक्स बना के बताऊँगी कि आपको कोई भी चीज़ आसानी से जल्दी से याद हो जाए और आपको ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। सिर्फ आप एक बार वीडियो देखें और फिर अगली बार उसको याद कर लें और आपको जल्दी से याद हो जाए। चलिए अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले उसने बताया हुआ है कि साइंस क्या है। साइंस इज़ द सिस्टमाइज्ड नॉलेज। ठीक है। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो सिस्टमाइज्ड, एक सिस्टम के तहत चल रहा होता है। ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। पहले साइंस में आप ऑब्जर्वेशंस करते हो, फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हो। आपको पता है कोई भी आपके इर्द गिर्द चीज़ है, पहले मुशाहिदात किए जाएंगे, उस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करते हो, फिर ऑब्ज़र्व करने के बारे में उस चीज़ पे तजर्बे वगैरह करते हैं, फिर हम देखते हैं अच्छा ये चीज़ कैसे काम कर रही है। साइंस का क्या मकसद है कि नेचर को देखना, कुदरत को देखना कि कुदरत कैसे काम करती है। हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि अच्छा ये कैसे काम चल रहा है, इंसान की जो इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है कैसे काम कर रही है, ये पौधा है, ये पौधा कैसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, फूड कैसे ले रहा है, ये वाटर कैसे अपटेक कर रहा है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के जो सवालात हमारे जहन में हमें पैदा होते हैं, उसका जवाब साइंस है। तो साइंस क्या है, ये एक नॉलेज है, सिस्टमाइज्ड, एक ऐसा इल्म है जो एक सिस्टम के तहत चल रहा है और ये डिराइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, जिसमें पहले ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, पहले चीज़ों के मुशाहिदे किए जाते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बात किए जाते हैं, फिर ये साइंस का नॉलेज आता है। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं आर कैरिड आउट, इनको सरंजाम देने का, कैरिड आउट का मतलब है सरंजाम देना। इन तजर्बात को सरंजाम देने का क्या मकसद होता है, टू डिटर्मिन द प्रिंसिपल्स, कि हम देखें अबाउट हाउ द नेचर ऑपरेट्स, कि कुदरत कैसे काम करती है। हमने ये देखना है हमारी नेचर की जो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई हुई है वो कैसे काम कर रही है, ये पौधे कैसे काम कर रहे हैं, इंसानी ज़िंदगी कैसे काम कर रही है। ठीक है। साइंटिस्ट, वो कहते हैं साइंटिस्ट जैसा कि केमिस्ट्स हो गए जो केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, बायोलॉजिस्ट कहते हैं उनको, और जो फिज़िक्स को स्टडी करते हैं उनको फिजिशिस्ट कहते हैं। यूज़ द सेम साइंटिफिक मेथड, वो भी यही साइंटिफिक तरीका का इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू मेक एंड टेस्ट द न्यू थ्योरीज़ की बनाने के लिए और फिर इनको टेस्ट करने के लिए। ये जो हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं ना, ये साइंटिफिक मेथड है। यही साइंटिफिक मेथड केमिस्ट इस्तेमाल करेंगे, यही साइंटिफिक मेथड बायोलॉजिस्ट ने इस्तेमाल करना है और यही साइंटिफिक मेथड फिजिशिस्ट ने इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इस चैप्टर में ना हम उस साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे, और चूँकि वो साइंटिफिक मेथड हम ख़ास तौर पर बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम उस साइंटिफिक मेथड को बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। ठीक हो गया। ये देखिए उन्होंने ये लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन है। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, ये साइंटिफिक मेथड ही है, लेकिन वो साइंटिफिक मेथड है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है। ठीक है। हमारे इर्द गिर्द इतनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे जहन में खुद से सवाल पैदा हो रहा है या कोई आपसे सवाल पूछ रहा है। जैसा कि हमारे जहन में सवाल पैदा होता है, जैसा कि हम मलेरिया की मिसाल ले लेते हैं कि ये मलेरिया बीमारी क्यों होती है। मलेरिया में मरीज़ को बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने, बहुत ठंड लग रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा बुखार होता है, पट्ठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। ठीक है।
तो ये सारी अलामात ये हो रही हैं, मलेरिया हुआ है, पसीने आ रहे हैं उसे, तो ऐसा क्यों है? हमारे जहन में सवाल पैदा होता है ना कि मलेरिया की क्या वजह आखिर। दूसरा हमारे जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि इर्द गिर्द हमारे पौधे जो है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ये जो मुख्तलिफ जहन में सवालात पैदा आपके खुद हो रहे हैं या कोई कोई खुद आपसे कोई इसी तरह का कोई साइंसी सवाल कर रहा है, तो उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। तो वो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम उसको सॉल्व करना भी तो ज़रूरी है ना। हमारे जहन में सवाल आया है कि मलेरिया कैसे होता है, क्या मलेरिया की वजह है, और मलेरिया एक जगह से दूसरे एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे मुंतकिल होता है, ठीक है, या लोगों के दरमियान बीमारी कैसे फैलती है। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, ये आपके जहन में सवाल आया है। तो इस सवाल की वजह क्या है, ठीक है, उसकी काज ढूंढना और ये कैसे ट्रांसमिट होता है दूसरे लोगों के दरमियान, और इस तमाम को हमने हल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पूरा एक तरीका हमने बनाया हुआ है, उस तरीके को वो तरीका साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। उस साइंटिफिक मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। वही लिखा हुआ है, देखें, वो साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, जिसमें आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करते हो, सॉल्व करते हो, उस साइंटिफिक मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड कह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बायोलॉजिकल मेथड है ना, इट कंप्राइजेज द स्टेप्स, इसके अंदर काफ़ी स्टेप्स आ जाते हैं, वो तमाम स्टेप्स आ जाते हैं जो कि एक बायोलॉजिस्ट जो है ना इख्तियार करता है, अडॉप्ट करता है इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, एक कोई भी आपके जहन में मसला क्वेश्चन पैदा हुआ है कि मलेरिया की क्या वजह है, ठीक है, मलेरिया कैसे फैलता है, ये आपके जहन में सवाल पैदा हुआ है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, मैं हल करना चाहती हूँ, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स साइंसदानों ने कुछ स्टेप्स बना दिए हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके ना आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? नंबर 1 पे आपने उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखना है कि प्रॉब्लम कौन सी है, पहली बात। दूसरी बात, आप इर्द गिर्द मुशाहिदा करोगे, उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस करोगे। आपने ऑब्जर्वेशंस करने के बाद हाइपोथेसिस करोगे, मैं आगे आपको सारा बताऊंगी हाइपोथेसिस क्या होता है। फिर डिडक्शंस की जाती हैं, वो भी आपको बताऊंगी डिडक्शंस क्या होता है। फिर तजुर्बात किए जाते हैं, फिर उनको एक्सपेरिमेंटेशंस कहते हैं। फिर डाटा को समराइज़ किया जाता है, फिर डाटा को पब्लिश किया जाता है। तो ये सारे मेथड्स हैं, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये वो स्टेप्स हैं जो कि एक बायोलॉजिस्ट को अडोप्ट करने ही करने हैं अगर वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है इस लाइन में, इट कंप्राइजेज द स्टेप्स। ये जो बायोलॉजिकल मेथड है इसमें वो सारे स्टेप्स आ जाते हैं जो कि एक बायोलॉजिस्ट को अडोप्ट करने होते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ताकि वो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसके जहन में आई है या किसी ने उससे पूछ लिया है वो उसको सॉल्व करे, ठीक हो गया। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड जो है ना, ये बहुत, इसकी अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी अहमियत क्या है। इट हैज़ played an important part in the scientific research for almost 500 years। तकरीबन 500 साल तक इसका साइंटिफिक रिसर्च में बायोलॉजिकल मेथड का बहुत अहम किरदार रहा है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि 1590, मतलब आज से देख लो ये 2000 कुछ चल रहा है, 2024 या 2020, ठीक है, 2024 चल रहा है, तो 2024 से चल रहा है, मतलब 21वीं सदी है और ये 16वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो 16वीं सदी से ये बायोलॉजिकल मेथड का तरीका चलता आ रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है गलीलियो ने एक्सपेरिमेंट अपना किया था 1590 में, उसने भी बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल किया था। टू करंट रिसर्च, और जो अभी तक रिसर्च चल रही है उसमें भी बायोलॉजिकल मेथड को ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड जो है ना हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट्स, इसने अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है किस चीज़ में, ये जो मेडिसिन के अंदर, ये जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट की स्टडी को कहते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर जो इतनी एडवांसमेंट्स आई है ना, इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है, बायोलॉजिकल मेथड की वजह से हुई है। क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड वो आपको वो तमाम स्टेप्स देता है, उन स्टेप्स को आप इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इस तरक्की मुमकिन होती जाती है, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड क्या करता है, ऑल्सो इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द डाटा फॉर द पब्लिक यूज़ के लिए कोई भी जो डाटा है उसकी क्वालिटी भी इसने इंश्योर करनी है कि कौन सी क्वालिटी का डाटा है, बायोलॉजिकल मेथड हमें बताता है, ठीक है। वो कहते हैं कि मैन हैज़ ऑलवेज बीन एन बायोलॉजिस्ट, एक इंसान तो हमेशा से बायोलॉजिस्ट रहा है, ठीक है। कैसे? बायोलॉजिस्ट का क्या मकसद होता है कि वो अपने इर्द गिर्द की लिविंग थिंग को ऑब्जर्व करे, तो इंसान भी हमेशा से यही करता रहा है। सबसे पहले उसे बायोलॉजिस्ट वो कहता है कि ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव, इंसान को अपने ज़िंदा रहने के लिए बायोलॉजिस्ट बनना पड़ा। अर्ली इन हिस्ट्री ही वॉज हंटर ऑफ द एनिमल्स, स्टार्ट में तारीख के शुरू में वो एक हंटर था, एनिमल्स को जो हंट शिकार करता था। एंड गैदरर फ्रूट्स को इकट्ठा करता था, सीड्स को इकट्ठा करता था, रूट्स को इकट्ठा करता था। द मोर ही न्यू अबाउट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट, जितना उसको एनिमल्स और उनके मस्कन, उनके रहने की हैबिटेट होता है, वो जगह जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं। जिस तरह आप अपने घर में रह रहे हैं, आपका ये हैबिटेट है। फ़िश जो है वो पौंड में रहती है, तालाब में रहती है, तो उसका हैबिटेट पौंड है, ठीक है। तो जितना इंसान को
एनिमल और उनके हैबिटेट के बारे में पता चलता गया, द मोर सक्सेसफुल हंटर ही वाज, उतना कामयाब वो शिकारी बनता गया। द मोर ही न्यू अबाउट प्लांट्स, जितना ज़्यादा इंसान को पौधों के बारे में पता चलता गया, द बेटर ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट्स, उतना ही बेहतरीन तरीके से वो एडिबल और नॉन एडिबल प्लांट्स के दरमियान में फ़र्क करता गया। अब एडिबल और नॉन एडिबल प्लांट्स क्या होते हैं? एडिबल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको आप सेफली कंज्यूम कर सकते हो, मतलब बाहिफाजत आप उनको खा सकते हो, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और ये जो पौधे होते हैं ना, इनके अंदर वाइटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको खाना फ़ायदेमंद है। जैसा कि एप्पल प्लांट हो गया, राइस प्लांट हो गया, चावलों का पौधा, इस तरह। नॉन एडिबल प्लांट्स, एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, जो आप खा सको। नॉन एडिबल, नॉन मतलब नहीं, ईटेबल, एडिबल मतलब ईटेबल, मतलब जो खाने के काबिल नहीं है। वो पौधे जो नॉट सेफ फॉर द ह्यूमंस, इंसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उनको खाना ख़तरनाक है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जहरीले मादे होते हैं, उनको कहते हैं नॉन एडिबल प्लांट्स। जिस तरह के कुछ पॉइजनस मशरूम्स होती हैं, ठीक हो गया, इनसे आपको एलर्जी वगैरह हो सकती है, तो ये नॉन एडिबल प्लांट्स होते हैं। मतलब एडिबल मतलब खाने के काबिल जो पौधे, और नॉन एडिबल जो नहीं खाने के काबिल। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे और उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह आगे पढ़ाती रहूँगी, इसलिए स्टे ट्यून्ड विद अस।